क्वेश्चन नंबर 2 में एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना, उसको हम लोग ने चार्ज किया है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज ऑफ विच इट गेट्स चार्ज। अब जब मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी is acting in such a way that this angle made is 45 degrees. If this angle is 45 degree, it means the magnitude of QE is same as mg. Okay, this is very easy. Now, how to find out the number of electrons that have been ejected due to the photoelectric effect? तो ये आपका लेटेस्ट स्फीयर था, इस पे हमने कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो व्हाट हैपेंस इज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो उतना ही इक्विवेलेंट चार्ज प्लस एनी, लेट्स से एन इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड इन द प्रोसेस, so plus any charge will be there on the sphere. Okay, now you will replace q with any, substitute q as any. From that you can find out small n, which is mg by ee. All the magnitudes are given to you, mg ee. You can get the answer n. सर आंसर सी आ रहा है। आंसर की चेंज हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, कॉन्सेप्ट में तो डाउट नहीं है ना अभी? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कराना है। इसका भी सर आंसर अलग आ रहा है। सर बी आ सर बी आ रहा है। सी नहीं है। बी आ रहा है सर। ये आंसर है। यस सर। यस सर, बी बी। ओके, तो अभी तक क्या क्या चेंज हो गए हमारे? 3 क्वेश्चन, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। 1 का डी है ना, सेकंड का सेकंड का सी है, और थर्ड का बी है, फोर्थ का भी है। सॉरी फोर्थ का। हाँ फर्स्ट का डी, सेकंड का सी एंड फोर्थ का बी। अभी तक ये चेंजेस आए हैं ना? हाँ यस सर। ओके, ये प्रज्वल हुग्गी कौन है? तो नया बच्चा है क्या? एक्सेल बैच का है सर। नए बच्चे ने ज्वाइन किया है क्या प्रज्वल? मैं नाम ही नहीं सुना कभी, ऐसा नाम। बेटा तुमने नया ज्वाइन किया है यहाँ पे? सर बोलो बेटा। सर हाँ नैन्सी बोलो। तो मतलब हमारे जो मार्क्स है वो भी रिफ्रेश होके आ जाएंगे नई आंसर की के हिसाब से? आ जाने चाहिए, मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं इनका ओके सिस्टम क्या है। मेरे को डीके सर से बात करनी पड़ेगी। अगर हम आंसर की ओके चेंज करते हैं तो रिफ्रेश होता है कि नहीं होता है सर, बेटा क्योंकि लेवल पे? एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा कम आए थे तो मुझे लगा इतना सब कुछ क्यों गलत हुआ। नहीं अभी देख लेते हैं ना, डोंट वरी। अभी पूरा पेपर ओके डिस्कस हो जाने दो, देन विल सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझाना है किसी को? इसमें हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रिक शेल्स लिए so that we can find out the total charge enclosed in a given sphere. Gauss theorem अप्लाई करनी है for a radius of r1। तो उसको अप्लाई करने के लिए we have to find the charge enclosed in it। चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमने r डिस्टेंस का dr थिकनेस का एक शेल लिया, उस शेल का वॉल्यूम निकाला 4 पाई r स्क्वायर dr। ओके, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, which is q by pi r to the power 4 times r। फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चार्ज एनक्लोज निकाला। इस चार्ज एनक्लोज को हमने गॉस थ्योरम में अप्लाई किया। If you do all that, you will get this answer। Okay,
किसी को डाउट है इसमें अभी? नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? यस सर। क्या डाउट है बोलो? सर कैविटी वाले मेरे को समझ नहीं आ रहे प्रॉब्लम्स। देखो इसमें कीवर्ड क्या है? इलेक्ट्रोडल कैविटी, परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ कैविटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब तुम देखो इसको हम कैसे करेंगे ना, जस्ट होल्ड ऑन। ये तुम्हारी कैविटी है, सॉरी ये एक कंडक्टर है और उसमें ये कैविटी है, इलेक्ट्रोडल कैविटी है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है, एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो लेट्स से अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो माइनस क्यू यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे बाहर प्लस क्यू आ जाएगा। तो राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट हैपेंस टू द आउटसाइड। जितने भी ऑप्शंस है दे आर ओनली डिस्कसिंग व्हाट विल हैपन टू द इनसाइड। अब तुम्हें पता है ये कंडक्टर है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के टर्मिनेट हो रही होंगी इस सरफेस के ऊपर। और क्योंकि ये इनर सरफेस ऑफ कैविटी, इफ यू सी इट इज पार्ट ऑफ द कंडक्टर, तो इसका पोटेंशियल तो सेम होगा। पोटेंशियल इज व्हाट? कांस्टेंट। तो ये इनर सरफेस के जितने भी पॉइंट्स है दे आर एट द सेम पोटेंशियल, दे आर इक्वल पोटेंशियल, व्हिच बेसिकली मींस दैट चार्ज डेंसिटी विल बी मोर। तुमको याद है हमने पढ़ा था चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे कर्वेचर कम है और यहाँ का कर्वेचर ज़्यादा है कि नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ज़्यादा शार्प बेंड है, तो यहाँ की डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी? याद है हमने कोरोना डिस्चार्ज जब पढ़ा था उसमें? हाँ हाँ। बस अब देख लो तुम इसमें ऑप्शंस कौन से मैच कर रहे हैं। Three and four. ठीक है, चले अब आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। है। करवाना है? हाँ सर, डाउट है। तुमको ये मैंने डिराइव करवाया था, याद हो तो? सॉलिड एंगल और सेमी वर्टेक्स एंगल में क्या रिलेशन होता है? नहीं। किधर है तो? ये कभी डिराइव नहीं किया हमने, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन होता है? नहीं। नहीं सर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है ये पता है? हाँ हाँ हाँ।
तो तुम्हारा ये शूट कैसे किया? गॉस थ्योरम तो यहीं से स्टार्ट होता है ना, ऐसा कैसे हो हमने सकता सॉलिड एंगल डिस्कस किया था पर ये रिलेशन डिस्कस नहीं किया। है? होना नहीं चाहिए। हमने क्रोटोव की एक प्रॉब्लम थी वो नहीं की है क्या डिस्कस? तो वो एक दिन मैंने देखा था आप एक डाउट डिस्कस करा रहे थे, मैंने वो पेज देखा था कि आप डिस्कस करने वाले थे और नहीं किया। ये हमारा सिलेबस पीछे था, तो आपका अगर निकले करने में फिर होगा। थोड़ी होता है, चलो ठीक है, लेट अस सी। देखो तुमको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कैसे करते हैं इसको, है ना? डायरेक्ट तुम खुद करके देखना। सपोज करो ये तुम्हारा बड़ा सा स्फेयर है और तुमने उसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन लिया, ठीक है? दिख रहा है ये सेक्शन, ये वाला? हाँ तो अब ये जो सेक्शन है इसका तुमको सॉलिड एंगल निकालना है। यहाँ पे यू विश टू फाइंड आउट द सॉलिड एंगल, ठीक है? तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सेमी वर्टेक्स एंगल, ये जो कोन बनेगा, ठीक है ना? तुमको तो बेसिकली इसका निकालना है। So if you know what is the surface area is and if you divide that by r square, you will get the solid angle. तो ये जो सरफेस एरिया है ये वाला, इसको हम छोटे छोटे से एंगुलर रिंग्स ले लेके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आ रही बात समझ में? तो वो इंटीग्रेशन से आता है, लेट्स नॉट डू दैट राइट नाउ, ये तो पेपर डिस्कशन फिनिश नहीं होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसके सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। व्हाट इज सेमी वर्टेक्स एंगल? एक्सिस ऑफ कोन एंड स्लांट सरफेस ऑफ कोन के बीच में जो प्लेन एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ठीक है? तो ये थीटा और प्लेन एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है, बाय डूइंग द इंटीग्रेशन, वो आप भी कर सकते हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए। छोटे छोटे रिंग्स लेके उसको जीरो से लेके थीटा एंगल के लिए क्या कहते हैं लिमिट्स डाल के यू कैन इंटीग्रेट दैट। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो सॉलिड एंगल आएगा दैट सॉलिड एंगल विल बी गिवन बाय 2 pi 1 minus cos theta. Theta is plane angle and sigma is in omega is in टेरिडियन। तो ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जब तुम देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिंग है, दिस इज द रिंग, ये रिंग का इसके साथ में ये एंगल थीटा है मान लो, ठीक है ना? तो इसके थ्रू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी पहले वो कैलकुलेट कर लो, उसका फ्लक्स निकाल लो। और ये माइनस क्यू, इसकी जो फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस करेंगी, क्रॉस करके इसकी तरफ आ रही होगी, उसका फ्लक्स निकाल के दोनों को ऐड कर देना। आई बात समझ में? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे जो फाइंड आउट दी फील्ड। अब इसके लिए तुमको फ्रैक्शनल मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो इसके हिसाब से समझाता हूँ। देखो सपोज करो यहाँ सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसका इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? और क्योंकि बाय सिमेट्री यू कैन से दैट फ्लक्स क्रॉसिंग एनी गिवन सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मेरे को सिर्फ इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, कितने सेक्शन के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय टोटल सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मुझे क्या मिल गया? फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉलिड एंगल। तो टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, सिग्मा अपॉन 4 पाई विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड एंगल फॉर दिस सेक्शन इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे को इसके थ्रू फ्लक्स मिल गया, फ्लक्स थ्रू दिस सेक्शन। ये बात समझ में आ रही है?
अब यही कॉन्सेप्ट को हमने ऊपर लगा दिया, अप्लाई कर दिया। इसका यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं जो इस रिंग को क्रॉस करेंगी, वो निकालने के लिए आई शुड नो व्हाट इज द सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल के लिए मुझे पता होना चाहिए कॉस थीटा। हरी बात समझ में? तो तुम क्या करोगे? देखो मैं समझाता हूँ, छोड़ो। cos थीटा की वैल्यू इज a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, कैसा ना? cos थीटा की वैल्यू यही होगी। तो इसका सॉलिड एंगल तुमने निकाल लिया। सॉलिड एंगल निकालने के बाद में तुमने क्या किया, 4 पाई स्टेरेडियन के लिए q बाई एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स, तो 2 पाई 1 माइनस cos थीटा के लिए कितना होगा? कितना होगा? कैसा ना? ये से कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? अभी एक चार्ज का इतना फ्लक्स है, इसका ट्वाइस करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज का भी तुम्हें कंसीडर करना है, दोनों का फ्लक्स ऐड होगा, तो इसलिए ट्वाइस हो गया। तो दिस इज द आंसर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू आर गेटिंग दिस इज द आंसर, q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना? तो यू शुड नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन सेमी वर्टेक्स एंगल एंड सॉलिड एंगल। देन दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। ये लिख लो। सर बोलो। सर इसमें प्लस क्यू चार्ज में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी उतनी क्यू में उस साइड से निकल जाएगी, तो फ्लक्स जीरो नहीं आएगा? कैसे है? दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना? हाँ। देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर मान लिया तुमने, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक डायरेक्शन में जा रही हैं और माइनस क्यू की भी इधर ही आ रही हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, कैंसिल कहाँ हो रही है? अगर ये भी प्लस क्यू होता, राइट वाला भी, तो फिर आता। ठीक है ना? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कराना है। हाँ सर। नहीं। देखो तुमको क्या दे रखे हैं, 3 प्लेट्स हैं, है ना? फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना है? क्यू, टोटल चार्ज। सेकंड प्लेट पे माइनस 5q है ना, ये 6q है। क्या दे रखे हैं? 5Q। माइनस 5q है, और इस पे 10q है। ठीक है ना? तो अब तुमको ये पता होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो चार्ज आउटर इनर सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? ये पता होगा तुम्हें। और जो आउटर मोस्ट एक्सट्रीम साइड्स होती हैं, सरफेसेस होती हैं, उस पे चार्ज टोटल चार्ज का हाफ होता है। तो टोटल चार्ज कितना है इसमें? 6q। 6q का आधा कितना हो गया? 3q इधर आ जाएगा, 3q इधर आ जाएगा। अब जस्ट लुक एट दी प्लेट ए। प्लेट ए पे टोटल चार्ज q है, उसमें से 3q कहाँ पे आ गया? उसके लेफ्ट में आ गया, तो उसके राइट में कितना होगा? -2q होगा। और यहाँ पे -2q है, तो यहाँ पे +2q होगा। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? -7q हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल चार्ज -5q है, और ये -7q है, तो ये +7q हो जाएगा। दिस 7q एंड दिस 3q विल गिव यू 10q।
तो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्वेश्चन किया है ना हमने पहले, एससी वर्मा में भी है। हाँ सर, आपने वो फॉर्मूला दिया था। इजी है, आप बता। हमने गॉस लॉ के थ्रू किया था इसे। हाँ सर इसमें माइनस 5q प्लस q तो -4q नहीं होगा, -4q/2। किसकी बात कर रहे हो? सर फर्स्ट और सेकंड प्लेट की बात कर रहा हूँ। हाँ क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है। इधर पे जो चार्ज आता है ना और इधर जो चार्ज आता है वो इक्वल होता है पहली बार, और ये चार्ज होता है समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल चार्ज कितना है ये? 6q है कि नहीं है? हाँ सर। तो उसका आधा 3q हो गया। एक बार तुमको ये चार्ज मिल गया उसके बाद में बाकी निकालना बहुत इजी है। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कराना है। ये अच्छा हाँ क्वेश्चन सर। है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। इसको है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं पहले फेज 1 फेज 2 फेज 3 नाम दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, सो देखो ये वाला जो फेज है ना इसको मैं फेज 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, कैन यू सी दैट और नो? नो सर। ये वाला फेज, ये देखो रेड कलर से मार्क किया मैंने अभी, स्क्रीन हाँ। दिख रहा है ना अभी? इसी तरह से। तो ये मेरा फेज 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज फेज 1 सो दैट यू डू नॉट हैव एनी डाउट। फेज 1 विच इज, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है मुझे याद नहीं है, क्या ये ABCD समथिंग है? ABCD है, ठीक है। तो फेज 1 इज ABCD। ठीक है, तो मेरे पास फेज 2 है। टोटल कितने फेज होंगे? हाँ 6 होते हैं। सर। ठीक है, तो लेट मी सी ABCD। ठीक है, जो मेरा फेज 2 है वो कौन सा है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि टाइम आ गया, लिख लिया जाए नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ABC एंड दिस इज D। और ये वाला तुम्हारा क्या है? EFGH
एंड दिस इज एच, ऐसे ही दिया ना। यही है। तो फेज 2 तुम्हारा है ए एच डी, ठीक है। फिर तुम्हारा है डी सी जी एच, ऐसे तुम्हारे 6 फेज हैं। फिर बी सी जी एफ, और फेज 5 है ए बी एफ ई, और फेज 6 है तुम्हारा ई एफ एच। तो एग्जाम में तुमको इतना सब करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तुमको याद रखना पड़ेगा जिस फेज की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो वायर दिख रहा है ना बीच में सेंटर में, ये एक्चुअली इनफाइनाइटली लॉन्ग है कि नहीं? दोनों साइड, नॉट जस्ट वन साइड, इधर भी है इधर भी है ना। ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग, बट अभी हम लोग सिर्फ गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग सिर्फ कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? द वन विच इज एनक्लोज विद इन द क्यूब। तो वो चार्ज कितना एनक्लोज हो गया इसके अंदर? हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज बिकॉज ऑफ दिस वायर? इस वायर को अभी मैं 1 मान लेता हूँ। तो चार्ज एनक्लोज ड्यू टू दिस विल बी गिवन बाय लैम्डा टाइम्स एल, क्योंकि इसकी लेंथ एल है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? अब देखो, इसके लिए ये वाला फेस और ये वाला फेस सिमेट्रिक है कि नहीं है? और इसके लिए ये वाला फेस और ये वाला फेस भी सिमेट्रिक है। जो ऊपर वाला फेस है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला फेस, दिस वन, दिस वन, और इसी के जो नीचे है, एग्जैक्टली नीचे जो है, ये वाला और ये वाला, ये चारों इसके लिए सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ सर है। है ना, चारों सिमेट्रिक है इसके लिए। और बाकी के जो फेसेस बचे तुम्हारे, कौन से वाले? ये वाले। जो ये वाला फेस है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इसके थ्रू फ्लक्स 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, electric field lines, they are for an infinite long wire is perpendicular to the wire. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फेस से इस फेस के अंदर फ्लो कर रही हैं, तो ये दोनों फेस का फ्लक्स 0 आएगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है? तो जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइडेड है। जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स कितना था मेरा थ्रू द एंटायर एनक्लोज्ड सरफेस? Q1 by epsilon naught, उसका 1/4 पार्ट, ठीक है ना, वो मेरा किस किस के थ्रू जाएगा? लेट्स से ये फाई है, ठीक है ना, वो फ्लक्स मेरा होगा फेस 1 के थ्रू जाएगा, फेस 1 के थ्रू जाएगा फाई। फिर फेस 2 के थ्रू जाएगा क्या? ए ई एच डी, नहीं, इसका 0 आएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू फाई आएगा, वायर 1 का बोल रहा हूँ, ऐसे वायर 2 का हम बाद में देखेंगे। तो फ्लक्स कितना आएगा? फाई आएगा, ए ई एच डी का 0 एंड बी सी जी एफ का 0, बाकी सबका फाई आएगा। सिमिलरली जब तुम सेकंड वायर के लिए करोगे, सेकंड वायर किधर है? यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे,
ठीक है ना। जब इस वायर के लिए करोगे तो भी सेम चार्ज एनक्लोज तो सेम ही आएगा, phi2 q2 तो इतना ही आएगा। उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो 4 फेसेस के लिए सेम आएगा। कौन कौन से 4 फेस के लिए? ये एक फेस है, ठीक है ना, ये एक फेस है, ये एक फेस है और एक ये वाला फेस है। इन चारों के लिए सेम आएगा, बाकी 2 के लिए 0 हो जाएगा। सारी बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वायर 2 का जब यस कैलकुलेट करोगे, वायर 2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो ए बी सी डी के लिए आएगा 5, है ना। 0 किस किस के लिए आएगा वो देख लो। 0 आएगा सी डी जी एच के लिए, ये 0 आएगा थर्ड वाला, और उसके नीचे वाला ए बी एफ जी के लिए इसका 0 आएगा, बाकी सबके लिए 5 आएगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हम निकाल सकते हो। इसका 5, इसका 0, इसका 5, इसका 5, इसका 5 और इसका 2 5। आ रही बात समझ में? तो इसका 2 5 है, पहले वाले का 2 5 है और नीचे वाले का 2 5 है। बेस्ड ऑन दैट नाउ यू कैन आंसर इट। यस और नो? यस सर। ये कराना है 9? हाँ सर। देखो दो सिचुएशन दे रखी है, लैम्डा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है दो वायर्स में, एक में प्लस क्यू रखा है, एक में माइनस क्यू रखा है, एग्जैक्टली सेंटर पे। ठीक है, अब तुम देखो, सोचो ये लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, तो अगर तुम सेंटर से थोड़ा सा भी लेफ्ट में आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, नेट। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है r1 और ये जो डिस्टेंस है r2, अगर कंपेयर करोगे तो r1 लेस हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है लेट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ड्यू टू दी फर्स्ट वायर will be towards the right, E1 will be in this direction and E2 will be in this direction। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 माइनस E2 होगी, that will be towards right। और अगर मैं इधर आता हूँ towards right, सेंटर से, ये सेंटर से राइट में इधर आता हूँ,